सोचिए एक ऐसी राजनीतिक पार्टी जिसे बनने में दशकों नहीं, मतलब सिर्फ 4 दिन लगे। सिर्फ 4 दिन, कोई मजाक नहीं है ये। बिल्कुल, ना कोई जमीनी नेता, ना कोई रैलियां, ना ही किसी ने पर्चे बांटे, बस मीम्स, कुछ वायरल इंस्टाग्राम रील्स और एक अजीब सा नाम, कॉकरोच जनता पार्टी। और अचानक से लाखों लोग इसके झंडे के नीचे आ भी गए। वही तो। आज सुबह मैं बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर सौम्यजीत भर का एक रिसर्च पेपर पढ़ रहा था। अच्छा। हाँ, और सच बताऊं तो इसने इस पूरी डिजिटल राजनीति को देखने का मेरा नजरिया ही बदल दिया। क्योंकि भारत के डिजिटल स्पेस में ये जो कॉकरोच जनता पार्टी वाली लहर उठी है, ये कोई मामूली घटना नहीं है। एकदम सही। और हाँ, इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मैं ये साफ कर दूं कि हम यहाँ किसी राजनीतिक पार्टी या विचारधारा का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं। सही बात है। हम बस निष्पक्ष होकर इस पूरी घटना का विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, हमारा मकसद सिर्फ ये समझना है कि इंटरनेट का ये तेज गुस्सा, ये मीम्स वाली भीड़, क्या यही भविष्य की राजनीति है या ये बस पानी का एक बुलबुला है? चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। और इस सवाल का जवाब सिर्फ एक मीम पेज की सफलता तक सीमित नहीं है। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें, जैसे हाल ही में बांग्लादेश या नेपाल में युवाओं के जो प्रदर्शन हुए। हाँ, वहां भी तो डिजिटल माध्यमों से ही शुरुआत हुई थी। बिल्कुल। तो अगर इन घटनाओं को साथ रखकर देखें तो एक बहुत ही साफ पैटर्न नजर आता है। डिजिटल आक्रोश अचानक से जमीन पर बड़ी बड़ी सरकारों को हिला रहा है। ये इस बात का संकेत है कि समाज के भीतर कुछ बहुत गहरा टूट रहा है। लेकिन ये सब इतनी तेजी से कैसे हो रहा है? पहले एक विचारधारा बनती थी, लोग जुड़ते थे, लंबी बहस होती थी। हाँ, वो पारंपरिक तरीका था। और अब कोई एक हैशटैग या मीम आता है और कुछ ही घंटों के भीतर लगता है कि एक पूरा आंदोलन खड़ा हो गया। इसका सीधा सा कारण आज के युवाओं की मानसिक और सामाजिक स्थिति में छिपा है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, आज का युवा खुद को पुरानी संस्थाओं और पारंपरिक राजनीति से पूरी तरह कटा हुआ पाता है। कोई जुड़ाव महसूस नहीं होता उन्हें। बिल्कुल नहीं। मान लीजिए कोई युवा दिन भर नौकरी ढूंढने के संघर्ष, भविष्य की असुरक्षा और एक अजीब सी मानसिक थकावट से जूझ रहा है। हाँ, जो कि आज की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। तो उसके लिए संसद में चल रही कोई लंबी बहस या किसी नेता का 2 घंटे का भाषण बहुत खोखला और बोरिंग है। जाहिर है, जब आपकी अपनी जिंदगी में इतनी अनिश्चितता हो तो आप वो धीमी और लंबी प्रक्रिया वाले बदलाव का इंतजार कर ही नहीं सकते। एकदम सही। और यहीं पर सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक खेल खेलता है। सोचिए, आप रात को थके हुए अपने कमरे में अकेले बैठे हैं। आप फोन स्क्रॉल कर रहे हैं और अचानक एक व्यंग्यात्मक मीम सामने आ जाता है। हाँ, एक ऐसा मीम जो उसी सिस्टम का मजाक उड़ा रहा है जिससे आप परेशान हैं। और फिर आप उसे शेयर करते हैं। बिल्कुल, उस पे हजारों लाइक्स आते हैं। और उस एक पल में वो अलगाव, वो अकेलापन कहीं गायब हो जाता है। आपको लगता है कि आप एक बहुत बड़ी सामूहिक भावना का हिस्सा बन गए हैं। हाँ, एक कलेक्टिव इंटेंसिटी पैदा होती है। इसे सुनकर मुझे एक बात समझ आ रही है। ये तो बिल्कुल फास्ट फूड की तरह हो गया। फास्ट फूड? अच्छा, वो कैसे? अरे, जैसे हमें बहुत तेज भूख लगती है और हमारे पास खाना पकाने का समय नहीं होता। हाँ। तो हम तुरंत एक बर्गर खा लेते हैं। पेट भर जाता है। हाँ, और दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, बहुत अच्छा महसूस होता है, लेकिन उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता। सही कहा। तो क्या ये मीम आधारित राजनीति भी वैसी ही नहीं है, या अचानक से एक राजनीतिक भागीदारी का एहसास तो दे रही है, लेकिन क्या ये समाज को भीतर से मजबूत कर रही है? फास्ट फूड वाला आपका ये उदाहरण काफी हद तक सही है, लेकिन इसे थोड़ा और गहराई से देखना होगा। अच्छा, हाँ, क्योंकि फास्ट फूड सिर्फ पोषण की कमी का मामला नहीं है। फास्ट फूड आपको उस पूरी प्रक्रिया से भी तो काट देता है। कौन सी प्रक्रिया? वो प्रक्रिया जहां आप परिवार या दोस्तों के साथ मिलकर सब्जियां काटते हैं, खाना पकाते हैं और एक साथ बैठकर खाते हैं। अरे हाँ, वो जो सोशल कनेक्शन होता है खाने के आसपास। बिल्कुल, वो उस सामाजिक प्रक्रिया को ही खत्म कर देता है। और यही आज का सबसे बड़ा संकट है। हमारी राजनीति और समाज में सामूहिक सामाजिक जीवन का पूरी तरह से पतन हो चुका है। सामूहिक सामाजिक जीवन का पतन? इसका जो हमारी साझा जगहें थीं, चौपालें थीं, या वो मंच जहां लोग असल में मिलते थे, वे अब खत्म हो गए हैं? हाँ, और ये कोई रातों रात नहीं हुआ है। रिसर्च पेपर में इस पतन की जड़ें आधुनिकता और विकास के इतिहास में तलाशी गई हैं। ये काफी पुरानी समस्या है। हाँ, अगर हम फ्रांसीसी क्रांति के समय के आजादी के विचार को देखें तो वो एक सामूहिक आजादी थी। सामूहिक आजादी सब मिलकर फैसला लेंगे। एकदम सही। इसका मतलब था कि समाज के लोग एक साथ मिलकर खुद पर शासन करेंगे। लेकिन फिर एक ऐसा बदलाव आया जिसने पूरी दुनिया का ढांचा ही बदल दिया। वो क्या था?
जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल पर आधारित औद्योगिकीकरण। रुको एक सेकंड। जीवाश्म ईंधन मतलब कोयला और पेट्रोल? हाँ बिल्कुल। हम तो इंटरनेट और डिजिटल मीम्स की बात कर रहे थे ना, जो क्लाउड में मौजूद हैं। इसमें पेट्रोल और कोयला कहाँ से आ गया? यहीं पर तो बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। समझने की कोशिश कीजिए कि जीवाश्म ईंधन ने सिर्फ मशीनें नहीं चलाई, उसने समाज के काम करने का तरीका ही बदल दिया। अच्छा, कैसे? जब औद्योगिकीकरण हुआ तो लोग खेतों और उन छोटे गांव से निकलकर शहरों में कारखानों में काम करने आ गए। माइग्रेशन हुआ। हाँ, अब देखिए, गांव में इंसान एक दूसरे पर निर्भर था, लेकिन शहर में इस जीवाश्म ईंधन से चलने वाली अर्थव्यवस्था ने हर चीज को बाजार से खरीदने लायक बना दिया। अच्छा, मतलब अब आपको मदद के लिए किसी पड़ोसी की जरूरत नहीं है। पैसे हैं तो आप बाजार से वो सेवा खरीद सकते हैं। बिल्कुल सही। और इस व्यवस्था ने उस सामूहिक आजादी को धीरे धीरे व्यक्तिगत आजादी में बदल दिया। इंडिविजुअल फ्रीडम। हाँ, आज आजादी का मतलब क्या है? आज आजादी का मतलब है कि मैं जो चाहूं वो खरीद सकूं, बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकूं और अपने व्यक्तिगत सपनों को पूरा कर सकूं। सही बात है। हम सब बस अपनी अपनी रेस दौड़ रहे हैं। और जैसे जैसे ये निजी उपभोक्तावाद बढ़ा, लोग भौतिक रूप से तो अमीर हो गए, लेकिन सामाजिक रूप से एकदम अकेले पड़ गए। जो साझा सार्वजनिक जीवन था वो सिकुड़ गया। एकदम सिकुड़ गया। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि आज जो हम इंटरनेट पर लाखों लोगों की डिजिटल भीड़ देख रहे हैं, वो दरअसल राजनीति कम और हमारे ऐसी भयानक अकेलेपन का इलाज ज्यादा है। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। मतलब लोग सिर्फ इसलिए इंटरनेट पर एक काल्पनिक दुश्मन या सिंबॉलिक टारगेट बनाते हैं ताकि स्क्रीन के पीछे बैठे हुए भी वे किसी समूह का हिस्सा महसूस कर सकें। हाँ, लोग एक साझा दुश्मन इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि बिखरे हुए और अकेले लोगों को एक साथ लाने का ये सबसे आसान तरीका है। ये तो बहुत डराने वाली बात है ना? और इस रिसर्च पेपर में इसी बात को समझाने के लिए दो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों के बीच एक लकीर खींची गई है। कौन से दो शब्द? सिंक्रोनाइजेशन और सॉलिडेरिटी। सिंक्रोनाइजेशन मतलब एक साथ तालमेल बिठाना और सॉलिडेरिटी मतलब एकजुटता। हाँ, लेकिन दोनों सुनने में तो एक जैसे ही लगते हैं। अगर लाख लोग एक ही समय पर एक ही हैशटैग पर ट्वीट कर रहे हैं तो वो एकजुट ही तो हुए। नहीं, वो एकजुट नहीं हुए, वे सिर्फ सिंक्रोनाइज हुए हैं। इसे ऐसे समझिए, ये एक फ्लैश मॉब और एक क्वायर यानी गायक मंडली के बीच का फर्क है। फ्लैश मॉब और क्वायर? हाँ, फ्लैश मॉब में क्या होता है? सैकड़ों अजनबी लोग अचानक एक पब्लिक स्क्वायर में आते हैं। हाँ, एक ही गाने पर एकदम सटीक तालमेल के साथ डांस करते हैं। बिल्कुल, 5 मिनट डांस करते हैं और फिर तितर-बितर हो जाते हैं। वे एक दूसरे को जानते तक नहीं है, उनका कोई साझा भविष्य नहीं है। बस वो एक पल के लिए साथ थे। और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बिल्कुल इसी तरह का सिंक्रोनाइजेशन पैदा करने में माहिर हैं। लाखों लोग कुछ ही घंटों में एक हैशटैग के साथ तालमेल बिठा लेते हैं। और वो गायक मंडली या क्वायर का क्या मतलब है यहाँ? क्वायर सॉलिडेरिटी या एकजुटता का प्रतीक है। इसके लोग सालों तक एक साथ रियाज करते हैं। वे एक दूसरे की आवाज को पहचानते हैं। हाँ, एक दूसरे की गलतियों को संभालते हैं, उनमें भरोसा होता है। मतलब ये लंबा प्रोसेस है। बिल्कुल, एकजुटता के लिए निरंतरता चाहिए, पुरानी यादें चाहिए और सबसे बढ़कर लंबे समय की प्रतिबद्धता चाहिए। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। गुस्सा डिजिटल रूप में बहुत तेजी से फैल सकता है, फ्लैश मॉब बना सकता है, लेकिन जमीनी संगठन बनाने के लिए आपको क्वायर बनना पड़ता है। तो क्या हम ये मान ले कि जो डिजिटल आंदोलन हाल ही में हुए हैं, चाहे वो कॉकरोच जनता पार्टी वाला मजाकिया प्रयोग हो या फिर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हुए गंभीर प्रदर्शन, वे सब सिर्फ फ्लैश मॉब है? देखिए, रिसर्च पेपर हमें चेतावनी देता है कि इन सभी घटनाओं को एक ही चश्मे से नहीं देखना चाहिए। अच्छा। जैसे बांग्लादेश या नेपाल के मामलों की अगर बात करें तो शुरुआत जरूर डिजिटल गुस्से से हुई थी, लेकिन बाद में वो ऊर्जा जमीन पर उतरी। हाँ। लोगों ने खतरे उठाए। हाँ, उन्होंने सड़क पर आकर प्रदर्शन किया। लेकिन एक बात साफ है, कोई भी ऐसा आंदोलन जो पूरी तरह से विकेंद्रीकृत है, जिसका कोई नेता या साझा नैतिक ढांचा नहीं है, वो लंबे समय तक टिक नहीं सकता। चाहे आप ईरान, इजराइल या अमेरिका के बीच के तनावों से उभरी ऑनलाइन प्रतिक्रियाओं को ही देख लीजिए। बिना किसी साझा नैतिक प्रतिबद्धता के ये विकेंद्रीकृत व्यवस्था बिखर जाती है। इससे तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। कैसा सवाल? अगर ये डिजिटल एक्टिविज्म सिर्फ सिंक्रोनाइज कर रहा है, एकजुट नहीं, तो फिर इस सबका फायदा क्या है? क्या ये डिजिटल भीड़ कभी भी पुरानी व्यवस्था को बदलकर एक नई बेहतर व्यवस्था बना सकती है, या फिर ये सिर्फ स्क्रीन पर गुस्सा निकालने का एक जरिया है? और यहीं पर ये चर्चा सबसे गहरी और थोड़ी डराने वाली हो जाती है।
जब ये डिजिटल भीड़ व्यवस्था को चुनौती देती है और खुद सत्ता में आने की कोशिश करती है, तब असल विरोधाभास सामने आते हैं। विरोधाभास? हाँ, इसके लिए शोध में प्रसिद्ध फ्रांसीसी विचारक जैक्स लाकों की एक बहुत ही प्रासंगिक चेतावनी का जिक्र किया गया है। जैक्स लाका? वे कौन थे और उन्होंने ऐसा क्या कहा था? बात 1968 की है। फ्रांस में छात्रों और मजदूरों का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक विद्रोह चल रहा था। अच्छा? पूरी दुनिया को लग रहा था कि एक महान क्रांति है जो पुरानी सत्ता को उखाड़ फेंकेगी। ये हो, वो एक मालिक है और तुम्हें वो मिल जाएगा। एक सेकंड, तुम्हें एक मालिक मिल जाएगा, ये तो क्रांति की पूरी भावना के खिलाफ लगता है। वे लोग तो आजादी के लिए लड़ रहे थे ना, फिर उन्हें मालिक क्यों चाहिए था? क्योंकि लाकान भीड़ के मनोविज्ञान को बहुत अच्छे से समझते थे। एक भीड़, खासकर वो जो सिर्फ गुस्से से बनी हो, उसकी अपनी कोई पहचान नहीं होती। उसकी पहचान इस बात से तय होती है कि उसका दुश्मन कौन है। दुश्मन ही उस भीड़ को एक आकार देता है। मतलब जब तक दुश्मन है तब तक भीड़ एक साथ है। बिल्कुल। लेकिन सोचिए, अगर वो दुश्मन हार जाए या सत्ता से हट जाए, तब क्या होगा? तब तो भीड़ के पास एक साथ रहने का कोई कारण ही नहीं बचेगा। एकदम सही। जब वही भीड़ खुद व्यवस्था चलाने आती है तो उनके बीच के मतभेद सामने आ जाते हैं। क्योंकि अब लड़ने के लिए कोई बाहर वाला नहीं है और जिम्मेदारी उठाना बहुत मुश्किल है। अंततः वे इस अव्यवस्था से थक जाते हैं और फिर से किसी नए मालिक या किसी नए कड़े नेता को चुन लेते हैं जो उन्हें बता सके कि क्या करना है। इससे सुन के मुझे एक बात याद आ रही है। क्या? ये कुछ वैसी है जैसे दो लोग बहुत गहरे दोस्त बन जाते हैं क्योंकि दोनों को एक ही चीज से नफरत है। मान लीजिए उन्हें अपने पुराने ऑफिस के बॉस से बहुत नफरत है। हाँ, ये बहुत आम बात है। वे घंटों कैंटीन में बैठकर उस बॉस की बुराई करते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी दोस्ती बहुत गहरी है, लेकिन जैसे ही वे दोनों वो नौकरी छोड़ देते हैं या बॉस बदल जाता है, अचानक उनके बीच एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। बिल्कुल, उनके पास बात करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि उनकी बॉन्डिंग किसी पॉजिटिव चीज पर नहीं बल्कि एक दुश्मन पर टिकी थी। एकदम सही। दुश्मन के बिना उस रिश्ते को जोड़े रखना नामुमकिन हो जाता है। ये एक बहुत ही बेहतरीन तुलना है और यही वो मनोवैज्ञानिक जाल है जिसमें आज की मीम आधारित राजनीति फंसी हुई है। लेकिन समस्या सिर्फ मनोविज्ञान तक सीमित नहीं है। इस शोध पत्र में एक और बहुत बड़े और गहरे विरोधाभास की बात की गई है, जिसे भौतिक विरोधाभास यानी मटीरियल कॉन्ट्रडिक्शन कहा गया है। फिर से वही बात, भौतिक। हम तो इंटरनेट और डिजिटल दुनिया की बात कर रहे थे ना, जो हवा में या क्लाउड में मौजूद है। इसमें भौतिक चीजें कहाँ से आ गई? अरे, क्लाउड हवा में नहीं होता, वो जमीन पर रखे विशालकाय सर्वर्स में होता है और यहीं पर वो भौतिक विरोधाभास है। अच्छा, कैसे? आज की विडंबना ये है कि हम भावनात्मक रूप से एक विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज्ड दुनिया चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सत्ता किसी एक के हाथ में ना हो, कोई बॉस ना हो, कोई एक नेता हमें आदेश ना दे। हाँ, इंटरनेट की पूरी फिलॉसफी यही मानी जाती है, हर आवाज को जगह मिले, कोई केंद्रीय सत्ता ना हो। सच है, लेकिन विरोधाभास ये है कि हम इस विकेंद्रीकृत व्यवस्था की मांग जिन उपकरणों और प्रणालियों के जरिए कर रहे हैं, वे मानव इतिहास के सबसे बड़े केंद्रीकृत सिस्टम हैं। केंद्रीकृत सिस्टम? आप किन प्रणालियों की बात कर रहे हैं? मैं बात कर रही हूँ हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की, इंस्टाग्राम, एक्स, फेसबुक। मैं बात कर रही हूँ उन ऊर्जा नेटवर्क्स की जो इन सर्वर्स को चलाते हैं। हमारे महानगर, हमारे ग्लोबल सप्लाई चेन, ये सारी व्यवस्थाएं भयंकर रूप से केंद्रीकृत हैं। इन पर दुनिया की चंद सबसे बड़ी कंपनियों और सत्ताओं का पूरा नियंत्रण है। अच्छा, मतलब हम एक ऐसी आजादी और विकेंद्रीकरण की मांग कर रहे हैं जिसके लिए हम उन टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिन पर दुनिया के कुछ सबसे अमीर और ताकतवर लोगों का सीधा कंट्रोल है। ठीक यही बात। जब आपका पूरा का पूरा क्रांतिकारी बुनियादी ढांचा किसी और के प्राइवेट सर्वर पर चल रहा हो, तो आप व्यवस्था को कैसे पलट सकते हैं? वो तो बस एक स्विच बंद करेंगे और आपका पूरा आंदोलन ब्लैकआउट हो जाएगा। बिल्कुल। जब तक समाज सामूहिक जीवन के लिए जरूरी भौतिक और संस्थागत बुनियाद को फिर से नहीं बनाता। भौतिक बुनियाद मतलब जमीन पर बैठकर लोगों से बात करना? हाँ, आपसी विश्वास जीतना और ऐसी संस्थाएं बनाना जो एल्गोरिदम के भरोसे ना हो। जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक ये सिंक्रोनाइज्ड गुस्सा सिर्फ कुछ समय के लिए उबाल लाएगा और फिर शांत हो जाएगा। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो बात यहाँ आकर ठहरती है कि ये जो डिजिटल राजनीतिक ऊर्जा है, जो मीम्स और रील्स के जरिए लाखों लोगों को एक कर रही है, वो ऊर्जा बिल्कुल असली है। हाँ, वो बिल्कुल असली है। युवाओं का जो अलगाव है, जो सिस्टम से उनकी निराशा है, वो पूरी तरह वास्तविक है, उसे नकारा नहीं जा सकता। उसमें कोई शक नहीं है।
सवाल ऊर्जा के असली या नकली होने का नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारा समाज इस डिजिटल गुस्से और क्षणिक सिंक्रोनाइजेशन को एक ठोस एकजुटता में बदल पाएगा? सॉलिडारिटी में बदल पाएगा। क्योंकि बिना भरोसे, बिना साझा जिम्मेदारी और बिना संगठनात्मक यादों के ये गुस्सा सिर्फ एक चक्र बनकर रह जाएगा। पुरानी सरकारें गिरेंगी, नए हैशटैग चलेंगे, और अंत में, जैसा जैक्स लाकन ने कहा था, हमें बस नए मालिक ही मिलेंगे। तो इस रिसर्च का अर्थ क्या है? शायद इसका अर्थ यह है कि अगली बार जब कोई इंटरनेट पर किसी ट्रेंडिंग राजनीतिक मीम पर हंसे या किसी वायरल आक्रोश का हिस्सा बनकर कुछ पोस्ट करें, तो उसे खुद से बस एक सवाल पूछना चाहिए। क्या ये ऊर्जा, ये जो गुस्सा महसूस हो रहा है, सच में जमीन पर कोई साझा भविष्य बना रही है? क्या इससे लोगों के बीच कोई वास्तविक भरोसा पैदा हो रहा है? या फिर ये सिर्फ एक फास्ट फूड की तरह है जो बस कुछ पलों के लिए अकेलेपन को दूर करके एक झूठी तसल्ली दे रहा है? ये एक बहुत जरूरी आत्मचिंतन है, क्योंकि डिजिटल दुनिया सिंक्रोनाइज तो कर सकती है, लेकिन सॉलिडेरिटी खुद जमीन पर उतरकर ही बनानी पड़ती है। सही कहा। और इसी मोड़ पर एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जिस पर रिसर्च पेपर में शायद सीधे तौर पर बात नहीं की गई है, लेकिन जो इस पूरी चर्चा से निकलकर सामने आता है। वो क्या? हमने देखा कि कैसे हमारा आधुनिक समाज एक अजीब से विरोधाभास में फंसा हुआ है। हम सत्ता से आज़ादी चाहते हैं, लेकिन जिन प्लेटफॉर्म्स का हम इस्तेमाल करते हैं वे खुद केंद्रीकृत शक्ति और एल्गोरिदम के जरिए फैलाए गए तेज गुस्से पर चलते हैं। उनका तो व्यापार ही हमारे गुस्से से चलता है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर इंटरनेट और सोशल मीडिया का पूरा स्ट्रक्चर ही इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो सिर्फ हमारे गुस्से को बेचकर मुनाफा कमाएं, तो क्या ऑनलाइन रहकर कभी सच्ची विकेंद्रीकृत क्रांति लाना तकनीकी रूप से संभव भी है? ये तो बहुत गहरा सवाल है। या फिर क्या असली बदलाव के लिए, सच्ची एकजुटता के लिए हमें अंततः अपने ये फोन पूरी तरह से बंद करके वापस उसी धीमी, थकाऊ लेकिन असली भौतिक दुनिया में जाना होगा जहां इंसान एक दूसरे की आंखों में देखकर बात करते हैं? ये सच में सोचने वाली बात है।